स्टडी अप में आपका स्वागत है। आज हम जो आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा ई दृष्टि, इसमें क्या क्या कवर करने वाले वो पहले बता देते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की जितने भी करंट होंगे न्यूज वो सारे कवर कर लेंगे। बजट 2024-25, आर्थिक समीक्षा 2023-24, लोकसभा चुनाव 2024, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल देख लेंगे। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 के करंट देख लेंगे और भारत रत्न 2024। ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक। और ये मुख्यतः 8 महीने का करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स की तरह है ये, जो आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो चलिए चालू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से चालू करते हैं। पूछे जाते हैं खेल से क्वेश्चन, तो इसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उस आप बना सके, उसके लिए अगर ये रिवीजन करते हैं तो फायदेमंद होगा। चलिए चालू करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन तिथि देखें तो 26 जुलाई 11 अगस्त 2024 तक। इसके आदर्श वाक्य पूछे जाते हैं। गेम्स वाइड ओपन, भारत द्वारा कुल कितने खिलाड़ी भेजे गए थे? तो 117। कुल जीते गए पदक 6 पदक, जिसमें 1 रजत, 5 कांस्य, 0 गोल्ड है, तो ध्यान रखेंगे। कुल पदक स्पर्धा में भाग लिया, कितने पदक स्पर्धा में भाग लिया? तो 69 लोगों ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल खेलों की संख्या 32, कुल पदक इवेंट्स 48, कुल पदक स्पर्धाएं 329, कुल खेल सत्र 754, कुल भाग लेने वाले एथलीट्स 10,500। पहली बार जो शामिल हुए पेरिस ओलंपिक में वो स्पोर्ट्स की बात करें तो ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट और क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ये पहली बार शामिल किए गए, ठीक। खेलों की संख्या 32 थी, पदक इवेंट्स 48 थे, कुल पदक स्पर्धाएं 329 थी, कुल खेल सत्र 754 थे। ये नीरज चोपड़ा का पिक्चर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, बट वही है वो। खेल एथलीट्स था। पुरुष में खेल स्पर्धा कौन सा था? तो भाला फेंकने। कौन सा पदक जीता? तो रजत। मनु भाकर खेल शूटिंग थी। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता मनु भाकर। सरबजोत सिंह खेल शूटिंग ही था। मनु भाकर 2 कांस्य पदक जीती है, एक तो मतलब अकेले और एक मिश्रित टीम में जीती है। पदक कांस्य इसे मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों। यहाँ देखिए स्वप्निल कुसाले खेल शूटिंग, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। टीम इंडिया देखिए हॉकी में पुरुषों की स्पर्धा भार वर्ग में पदक कांस्य जीता। और अमन सेहरावत की बात करें तो ये खेल इसकी कुश्ती है और पदक कौन सा जीता? तो कांस्य पदक। और स्पर्धा देखी तो पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में। पेरिस ओलंपिक 2024 की तालिका देखें तो इसमें सर्वाधिक पदक, मतलब रैंकिंग देखें पदक के हिसाब से, तो सर्वाधिक कुल पदक किसने? यूएसए ने जीता, जिसमें 126 पदक इनके। और भारत की रैंकिंग देखें तो 71वां रैंक है। कितने? देखिए 0 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 5 कांस्य, टोटल 6 जीते हैं। तो 71वां रैंक पे कौन? पेरिस ओलंपिक 2024 इंडिया। और एक में यूएसए जिसने 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कांस्य जीता है। दूसरे पे चीन है
तीसरे पर जापान, तो याद रखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और खतरनाक याद रखिए। ये देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर की बात करें, एक मिनट, पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर की बात करें तो ओलंपिक फ्रिज कैप का आकार धारण करता है, कैप का आकार धारण करता है। यह नीले, सफेद, लाल रंग से में सजा है। तो कौन कौन रंग में सजा है? तो नीले, सफेद, लाल रंग में, जो फ्रांस के तिरंगे झंडे के रंग है। फ्रिज के सीने पर सुनहरे रंग का पेरिस ओलंपिक 2024 लोगो अंकित है। पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक शुभंकर जिस फ्रिजियन कैप पर आधारित है वो पूरे फ्रांसीसी इतिहास में स्वतंत्रता का प्रतीक रही है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, मार्चेल लियोन, जो फ्रांस के खिलाड़ी है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। किस खेल में? तो तैराकी में। कितने पदक जीते हैं? तो 5। लेकिन स्वर्ण तो 4 जीते ना, इसीलिए इसकी रैंक 5 में, क्योंकि 5 कुल पदक ये भी जीते लेकिन स्वर्ण कम जीता है। दूसरे रैंक पे देखें तो हेस्के टोरी, जो 3 स्वर्ण 2 रजत तैराकी में ही जीते हैं। ओ कैला घन मोली देखे तो ये भी कुल 5 पदक जीते हैं लेकिन तैराकी में ही जीते हैं, और इसके भी 3 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक है। पेरिस ओलंपिक 2024 सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी, ओवरऑल सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी देखें तो ये झांग यूफेई है, जो तैराकी में ही जीते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, पदक विवरण। स्वर्ण पदक, ये लगभग इसमें कितने परसेंट? चांदी, तो 92.5% चांदी, 6 ग्राम सोने की लिपित और एफिल टावर से प्रेरित एक अद्वितीय डिजाइन। और रजत पदक में 42.5% चांदी, स्वर्ण पदक के समान डिजाइन। कांस्य पदक देखें तो तांबे सहित विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित और डिजाइन स्वर्ण और रजत पदक के समान है। ये तो अगर ये पूछते भला तो सही है। ओलंपिक संबंधित तथ्य कुछ देख ली तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक। कौन है? तो थॉमस बाक। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु, और जो पीवी सिंधु है वो कौन सी खिलाड़ी है? तो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और शरत कमल, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। तो पीवी सिंधु उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल, और वही समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर सीरीजेस। उद्घाटन समारोह फ्रांस की सीन नदी के किनारे खुले में हुआ। पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का उद्घाटन स्टेडियम में नहीं किया गया, ये पहली बार हो, इसलिए पूछा जा सकता है। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस, यह फ्रांस का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा, जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य, टोटल 7 पदक आए थे। इस बार 24 में 6। तो सर्वाधिक प्रदर्शन बढ़िया 2020 के ओलंपिक में रहा है, टोक्यो ओलंपिक में। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लंदन ओलंपिक 2012 में रहा है, 2 रजत 4 कांस्य 6 कुल पदक। भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2024 में रहा है, जो 1 रजत 5 कांस्य कुल 6। यहाँ देखिए 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 आयोजन तिथि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक है।
शुभंकर देखे तो पैरालंपिक फ्रीज। आदर्श हुआ गेम्स वाइड ओपन। पैरालंपिक में कुल खेल आयोजन 22। पैरालंपिक में कुल पदक स्पर्धाएं 549। उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक पैरा एथलीट्स कौन थे? तो सुमित अंतर और भाग्यश्री। भारत द्वारा कुल भेजे गए एथलीट्स कितने थे? तो 84। महिला एथलीट्स कितनी थी? तो 32। भारतीय एथलीट्स पहली बार निम्न खेलों में भाग लेंगे। पैरा साइकिलिंग पहली बार जो इन खेलों में भाग लिए भारतीय एथलीट्स, तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोलिंग और ब्लाइंड जूडो में। भारत के लिए सबसे सफल पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक 2020 सबसे सफल था, 2020 वाला, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य, टोटल 19 पदक आए थे। अब केंद्रीय बजट 2024 की बात करें। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया। कुल व्यय कितना है? तो 48.21 लाख करोड़ रुपया। कुल प्राप्तियाँ कितना है? तो इतना प्राप्ति भी होगा, तो 48.21 लाख करोड़ रुपया। कुल प्राप्ति ऋण छोड़कर कितना है? तो 32.07 लाख करोड़। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते, एलिमिनेट करने के लिए 4 ये डिजिट दे देगा, इस सेट कुल व्यय, कुल प्राप्ति, और इस सेट डिजिट में दे देगा, और निम्नलिखित के विचार कीजिए, और आपको विचार करके ये बताना है कि कौन सी सही नहीं है। तो ऐसे में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और ऑनलाइन क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे, है कि नहीं। सकल कर प्राप्ति देखिए कितना है? तो 25.83 लाख करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटा कितना है? जीडीपी का 4.9%। सरकार का लक्ष्य घाटे के अगले साल 4.5 से नीचे लाना है। राजस्व घाटा 2023-24 में कितना था अनुमानित? 2.6। वही 24-25 में 1.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा 1 ये इकोनॉमिक्स के सारे टर्म है, तो ये इकोनॉमिक्स का अगर आप क्विक रिवीजन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस हम भी क्विक रिवीजन के बाद वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो 23-24 में 1.6% है, 0.6 तक लाना है इनको। प्रभावी राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा की बात करें तो 5.6 23-24 में था, और 4.9 2024-25 में। ये प्राथमिक घाटा 2.0% और 23-24 में, और 24-25 में देखें तो 1.4। इस सारे घाटे का जड़ कौन है? राजस्व घाटा। अगर इसे कम कर लिया जाए तो ये सारे कम हो जाएंगे। ठीक है, डिजिट में पूछा नहीं जाता तो इसे नहीं कवर करेंगे। परसेंटेज वाला पूछा जाता है, इसीलिए उसे देख लिया अपन लोग। रुपया कहाँ से आता है भाई? कहाँ से आता है? तो आयकर विभाग से 19%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, जीएसटी एवं अन्य कर से 18%, निगम कर से 17%, सीमा शुल्क से 4%, पूंजीगत प्राप्ति से 1%, ऋण भिन्न देखे तो 9%। अरे हाँ ऋण, अरे सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। ये ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्ति देखे तो 1%, और कर भिन्न प्राप्ति देखे तो 9%, उधारी और अन्य देयताएं देखे तो 27%। तो सबसे ज़्यादा रुपये कहाँ से आता? तो उधारी एवं अन्य देयता से। बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से है। तो कौन कौन सी प्राथमिकताएं 9, तो देख लेते हैं। प्राथमिकता 1, कृषि में उत्पादकता एवं अनुकूलनीयता। कुल वित्त का आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपया हुआ है। उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल किस्में देखें तो 32 कृषि संबंधित, 109 बागवानी संबंधित। प्रमाण पत्र और
ब्रांडिंग की बात करें तो अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ कृषकों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। जैव आपदा संसाधन केंद्र स्थापित 10,000। प्राथमिकता 2 देखें तो रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। जैसे अपन प्राथमिकताएं निर्धारित किए थे और पढ़े थे ना, रिवीजन किए थे बिहार वाले में 7 प्राथमिकताएं थी शायद, हाँ 7 ही। तो वैसे ही 9 प्राथमिकताएं इसमें। पीएम पैकेज रोजगार संबंध प्रोत्साहन हेतु 3 योजनाएं। योजना का सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन, जिसे 3 किस्तों में दिया जाएगा। 15,000 रुपये 3 किस्तों में भाई। योजना ख की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना, जो नौकरी के पहले 4 साल में दोनों ईपीएफओ योगदान पर निर्भर है। जो नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ के योगदान पर निर्भर है ये। और ये देखें, नियोक्ताओं की सहायता। सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 वर्ष तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। प्राथमिकता 3 देखें, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक तथ्य। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। 21,400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएगी, जिसमें पीर पैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित होगा। पीर पैंती में ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विशाखापट्टनम, चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बंगलौर औद्योगिक गलियारे में और वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेल, सड़क जैसी अवसंरचना का विकास होगा। तो देखिए, विशाखापट्टनम और चेन्नई के औद्योगिक गलियारे में किसका विकास हो जाएगा, कौन से क्षेत्र का, तो कोपार्थी क्षेत्र का। और यहाँ देखिए, हैदराबाद और बंगलौर के औद्योगिक गलियारे बनेंगे, उसमें किसका विकास हो जाएगा, तो और वाकल। और ऊपर देखे थे गया, अमृतसर और कोलकाता औद्योगिक गलियारे के बीच में गया क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं के लाभार्थ योजनाओं हेतु कुल 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की बात करें के अंतर्गत जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास, इसमें 63,000 गाँव के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएगी। कौन से क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। प्राथमिकताएं 4 विनिर्माण और सेवाएं क्षेत्र की बात करें तो मुद्रा लोन, तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमाएं को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। ये मिल किसे रहा है भाई, योजना तो बहुत अच्छी चल रही, बट क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा है। भ्रष्ट अधिकारी भी है भाई, नेता तो है ही, अधिकारी भी है ना। प्राथमिकता 5 देखिए, शहरी विकास। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएगी। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 नगरों। शहरी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग की आवश्यकता पूरी की जाएगी। प्राथमिकता 6 की बात करें तो इसमें ऊर्जा क्षेत्र के विकास की बात किया जा रहा है। तो उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल औद्योगिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर एनटीपीसी और बीएचईएल
संयुक्त रूप से पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्राथमिकता 7 अवसंरचना। अवसंरचना के लिए 11-11-111 का प्रावधान जीडीपी का 3.4% दिया जाएगा। 11,11,111। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण के रूप में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु PMSY का चरण 4 आरंभ किया जाएगा। तो कौन सा आरंभ किया जाएगा? तो 100 क्वेश्चन भी बन सकता है और कई स्टेटमेंट में डाल भी सकते हैं। सिंचाई और बाढ़ उपशमन कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक और 20 अन्य चालू नई योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। असम सिक्किम उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता। असम सिक्किम उत्तराखंड। प्राथमिकता 8 की बात करें, नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास 1 लाख करोड़ रुपये की वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन का विकास। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 1,000 करोड़ रुपये का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाना है। प्राथमिकता 9 की बात करें तो अगली पीढ़ी के सुधार, ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य, सभी भूखंडों के लिए एक अन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार संख्याएं बनाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में GIS मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटल किया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभाग का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्यक्ष कर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नागरिकों को कर से राहत प्रदान करना। प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति पे कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर लगता है, वो प्रत्यक्ष कर गया। और अप्रत्यक्ष कर जैसे आपने बिस्किट लिया, वो अप्रत्यक्ष श्रेणी में आता है। GST पेड करते हैं ना, उसमें लिखा रहता है GST इतना %, तो वो अपन लोग अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। प्रत्यक्ष कर तो इसलिए नागरिकों को कर राहत प्रदान होता है। अगर प्रत्यक्ष कर बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अप्रत्यक्ष कर बढ़ाएंगे तो नागरिकों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रत्यक्ष कर बढ़ाएगा तो जिस व्यक्ति पर लगा है उसी को भुगतान करना है और वो परिवर्तनीय नहीं है। ये सारे टर्म अपन लोग इकोनॉमिक्स के डिवीजन में कवर कर लिए हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना, वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि लाभों पर 12.5% कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्ति और पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ प्रतिवर्ष किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, लघु अवधि लाभों पर 20%, वित्तीय गैर वित्तीय परिसंपत्ति दीर्घ अवधि लाभों पर 12.5%। तो लघु 20%, दीर्घ लाभों पर 12.5%। रोजगार और निवेश, निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर समाप्त किया जाएगा। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल व्यवस्था,
किया जाए। विदेशी खनन कंपनियों के लिए सिर्फ हार्बर दरों का प्रावधान करना। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर को 40% से घटाकर 35% की गई, ताकि विदेशी कंपनियों का आवागमन ज़्यादा हो सके। प्रमुख स्कीम के लिए आवंटन रुपये पूछ लेता है मिलाने के लिए। तो मनरेगा की बात करें तो कितना करोड़ रुपया, करोड़ में तो बात होगा ही भाई, तो 86,000 करोड़। सौर ऊर्जा ग्रिड 10,000 करोड़। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले निर्माण 6903 करोड़। IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन 3849 करोड़। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं 2228 करोड़। प्रत्यक्ष लाभ अध्ययन LPG 1500 करोड़। अनुसंधान और विकास परियोजनाएं में 1200 करोड़ का आवंटन किया गया। और औषधीय उद्योग के लिए PLI 2143 करोड़ रुपये। कहाँ से आता है वो पैसा तो देखिए, लेकिन पैसा ज़्यादा कहाँ है वो देखिए। पेंशन में 4% जाता है, ब्याज भुगतान में 19% जाता है, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम पर रक्षा और सब्सिडी पर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर 16%, सब्सिडी पे 6%, रक्षा पे 8%, कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9% है, और प्रायोजित विधान के लिए 8% और अन्य 9%। तो सर्वाधिक रुपया कहाँ जा रहा है भाई परसेंटेज में देखा जाए तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% है। इसके बाद ब्याज भुगतान में 19% चला जाता है। सर्वाधिक व्यय कहाँ का है बस देख लेंगे कहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये देखिए रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। इसके बाद ग्रामीण विकास, ठीक पहला सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पे तो रक्षा में, दूसरा देखें तो ग्रामीण विकास, तीसरा देखें तो कृषि एवं संबंध का क्रियाकलाप में, और गृह मंत्रालय में देखें तो 4th स्थान पे, और 5वें स्थान पे देखें तो शिक्षा। तो शिक्षा में कितना किया गया तो 1,25,638 करोड़ रुपये, और रक्षा में वही देखें तो 4,54,773 करोड़ रुपये। और सबसे कम देखें तो वाणिज्यिक और उद्योग में 47,559 करोड़। समाज कल्याण में देखें तो 56,501 करोड़। ऊर्जा क्षेत्र में देखें तो 68,769। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो 89,287 करोड़। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार में 1,16,342 करोड़। अब देखिए आर्थिक समीक्षा 2023-24। आर्थिक समीक्षा में वास्तविक GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.57% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर देखिए तो 8.2% रही है, जिनमें 9.5% औद्योगिक विकास दर का व्यापक योगदान रहा है, जिसमें 9.5 औद्योगिक विकास दर का व्यापक योगदान रहा है, ये भी ध्यान रख लेंगे। वर्तमान मूल्यों पर समग्र GVA में कृषि, उद्योग और सेवा की हिस्सेदारी देखें तो GVA में कृषि की हिस्सेदारी देखें मूल्यवर्धित करवाए 17.7%, और उद्योग का परसेंटेज देखो 27.6%, और सेवा का देखें ये पूछा जाता है एलिमिनेट करने के लिए आपको दे देगा, तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 54.7%। आपूर्ति संदर्भ में सकल मूल्यवर्धित की वृद्धि दर
वित्त वर्ष 2024 में 7.2% रही। स्थिर मूल्यों पर शुद्ध कर संग्रह वित्त वर्ष 24 में 19.1% बढ़ गया। तो जीवीए के बारे में बताए थे, तो ये टर्म अगर आपको ना बताओ तो इकोनॉमिक्स का रिवीजन वाला क्लास आप देख सकते हैं। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 2023-24 के दर्ज किए गए जीडीपी का 2.0% से कम है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 से घटकर 24 में देखें तो 5.6 पे आ गया। तो ये बढ़िया बात है भाई, राजकोषीय घाटा घटा है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में कुल कर संग्रह का 55% प्रत्यक्ष करों से और शेष 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने में सक्षम रही। कितने परसेंट? तो 81.35% लोगों को। यहाँ देखिए वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4 थी। कोविड-19 महामारी के बाद ये सबसे निचला स्तर है 5.4%। मुद्रास्फीति कितने कितने के बीच रहना चाहिए आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। खाद्य मुद्रास्फीति 2022-24 में 6.6 से बढ़कर 23-24 में देखिए तो 7.5% हो गई खाद्य मुद्रास्फीति। मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2024 में नीतिगत रेपो रेट को कितने परसेंट तक यथावत रखा? तो 6.5%। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स 26.8% बढ़ा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का कर्ज वितरण मार्च 2024 के आखिर में 20.2% की वृद्धि के साथ 164.3 लाख करोड़ रुपया रहा है। औद्योगिक कर्जों की वृद्धि दर 8.5% रही है, जबकि एक साल पहले यह वृद्धि दर 5.2% रही थी। तो बढ़ी है भाई। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 29 राज्यों ने वित्त वर्ष 2024 में महंगाई दर 6% से कम रही है। रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर कम करके 4.5 और 4.1% रहने का अनुमान है। तो 25 में 4.5 और 4.1 26 में रहने का अनुमान है महंगाई दर भाई। IMF ने भारत के लिए वर्ष 2024 में 4.6% और 2025 में 4.2% मुद्रास्फीति दर रहने का अनुमान लगाया है। तो रिजर्व बैंक ने भी लगभग ऐसे ही लगाया। और IMF तो परसेंट अगर पूछते रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर IMF के अनुसार तो ध्यान रखेंगे। IMF ने लगाया है 2024 में 4.6 रहेगा, 4.2 25 में रहेगा, और रिजर्व बैंक ने 2025 में लगाया 4.5 रहेगा और 26 में 4.1 रहेगा। दुनिया के 139 देशों में भारत की स्थिति विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 6 स्थानों का सुधार बेहतर स्थिति को दर्शाता है। अब भारत वर्ष 2023 में 38वें पैदान पर पहुंच गया है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक, और भारत का स्थान 38वां है। वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 1.8% रही है। वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2020 के दौरान यह हिस्सेदारी औसतन 1.5% रही थी, जो हिस्सेदारी अभी 1.8 रही है। तो बढ़ी है भाई।
भारत के सेवा निर्यात में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2024 में $341 बिलियन रही है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में सबसे बड़ी प्रवासी आबादी है और यह सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कहीं पे, जिसने वर्ष 2023 में $120 बिलियन की सीमा को पार किया है। सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में विदेशी ऋण मार्च 2024 के अंत में घटकर 18.7 हो गया, जो मार्च 2023 में 19.0% था। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक होने के बावजूद भारत वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। तो 1/3 ध्यान रखेंगे, कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत G20 समूह का एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि की संभावना है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता वर्ष 2047 तक 2 से 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2005 से 19 के मध्य भारत की जीडीपी लगभग 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है, जबकि उत्सर्जन वृद्धि 4% के CAGR दर से बढ़ी है। भारत में गिग कार्यबल वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। गिग वर्कर वही जो डिलीवरी वाला भाई। असमानता का संकेतक देखें तो गिनी कोफिशिएंट देश के ग्रामीण क्षेत्र में 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र में देखें तो 0.363 से घटकर 0.314 पर आ गया है। अस्पतालों में भर्ती 7.3, कितना डाटा दिया हुआ है भाई, बस कर लेते हैं जब यह आ ही गया है। तो 7.37 करोड़ मरीजों को कवर करने हेतु 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए। तो कितना आयुष्मान कार्ड बनाए गए? तो 34.7 करोड़। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी के केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता युक्त प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 9 साल में गरीबों के लिए 2.63 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया, जो डाटा है 10 जुलाई 2024 के अनुसार है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 15.14 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण किया गया है। वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में, 11.1 थोड़ा तो घटना चाहिए 45 से, है कि नहीं भाई। 11.4% विनिर्माण क्षेत्र, 28.9% सेवा क्षेत्र और 13.0% निर्माण क्षेत्र में नियुक्त है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। कुल कृषि भुगतान 22.84 लाख करोड़ 31 जनवरी 2024 तक हुआ है। बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के 7.7 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुआ 31 जनवरी 2024 तक। एक अनुमान के अनुसार शिक्षा सहित कृषि अनुसंधान में लगाए गए प्रत्येक रुपये से
13.85 रुपये का प्रतिफल प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, 13.85 रुपये का प्रतिफल प्राप्त होता है। वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि को 9.5% की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला। विनिर्माण क्षेत्र में पिछले दशक 5.2% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार, जिसका वर्तमान मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, अपनी मात्रा के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में एक है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक बाजार हिस्सेदारी अनुमानित 3.7% है। वित्त वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। वित्त वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डा पर एयर कार्गो का रखरखाव सालाना आधार पर 7% की बढ़ोतरी के साथ 33.7 लाख टन स्तर पर पहुंच गया है। पर्यटन उद्योग में वर्ष 43.7% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2023 में 42 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। सही है भाई, अन्य $2 अमेरिकी है कि नहीं। भारत के ई वाणिज्य उद्योग के वर्ष 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर जाने की उम्मीद है। सही है भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की औसत रफ्तार वित्त वर्ष 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन करीब 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 तक प्रतिदिन करीब 24 किलोमीटर हो गई है। 34 किलोमीटर हो गई है। भारत का दर्जा विश्व बैंक लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक की अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी में वर्ष 2014 में 44वें स्थान से 2023 में लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी में। तो ध्यान रखेंगे किस में पूछा जा रहा है। तो 2023 में 22वें स्थान पे हो गया है। अच्छा प्रदर्शन हो रहा है भारत का, है कि नहीं। भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2014 और 2023 के बीच 8.5 लाख करोड़ रुपये का नया निवेश हुआ। 8.7 लाख करोड़ रुपये। मिशन लाइफ अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देता है। मिशन लाइफ ये कल करेंगे, ठीक। ICC T20 विश्व कप 2024 ये अपना कल करेंगे, ठीक। ये इसे कल के लिए रखते हैं। चलिए आज इतना ही, यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करें आप लोग को अच्छा लग रहा हो, आप लोग का रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा है तो। चलिए धन्यवाद।